गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आदित्य गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आदित्य राव आपका स्वागत करता हूं। और आप जो पढ़ रहे हैं वो एवरेस्ट बैच है, और एवरेस्ट बैच में जो आज हमारी क्लास है वो 7वीं क्लास है। और 7वीं क्लास में हम जानेंगे जनगणना। जनगणना का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। एक बार आपने अगर पढ़ लिया तो आपको फिर कहीं से भी जनगणना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समझिएगा जनगणना। बताया गया, ये कहा गया कि जो जनगणना है, इस भारतीय जनगणना के जनक कौन है? तो भारतीय जनगणना के जो जनक हैं उनका नाम है हेनरी वॉल्टर। जो भारतीय जनगणना के जनक हैं उनका नाम है हेनरी वॉल्टर। दूसरी बात, अगर हम जनगणना के इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल में ये देखने को मिला कि 800 से 600 बीसी 800 से 600 बीसी के पास के आसपास हमें जनगणना को, हमें जनसंख्या को स्थिर रखने के साक्ष्य मिलते हैं। हमें ये देखने को मिला कि जो जनगणना है प्राचीन काल में 800 बीसी से 600 बीसी पुराने की समय की बात करें तो हमें जनगणना को स्थिर रखने के साक्ष्य मिलते हैं। दूसरी बार ये बताई गई कि अगर हम बात करें 300 बीसी के आसपास, तो 300 बीसी के आसपास अगर हम महाजनपद काल की बात करेंगे तो महाजनपद काल में एक वंश हुआ जिसका नाम है मौर्य वंश। महाजनपद काल का एक वंश था जिसका नाम था मौर्य वंश। इस मौर्य वंश का जो राजा है उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। इस चंद्रगुप्त का जो प्रधानमंत्री है उसका नाम है चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। इस चंद्रगुप्त का जो प्रधानमंत्री है उसका नाम है चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। इसका जो प्रधानमंत्री है उसका नाम है चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। इस चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त की जो बुक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। ये बताया गया कि जो 300 बीसी की बात कर रहे हैं तो मौर्यकाल आएगा, और मौर्यकाल महाजनपद का एक वंश है। इसका जो सबसे प्रतापी राजा है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस मौर्य वंश की स्थापना की। तो इसका जो पीएम है चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इसने अपनी अर्थशास्त्र में क्या बताया है? इसने ये बताया है कि राज्य में राजनीतिक व्यवस्था, राज्य में राजनीतिक व्यवस्था और कराधान की व्यवस्था के लिए जनगणना हुई थी। जनगणना हुई थी। तो 300 बीसी महाजनपद काल में जो मौर्य वंश है इसके समय कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में लिखा है कि 300 बीसी राज्य में राजनीतिक व्यवस्था, कराधान यानी कि कर की व्यवस्था के लिए क्या हुई थी? जनगणना हुई थी। दूसरी बात क्या पता पड़ी हमें? 1500 बीसी के आसपास इजराइल में मूसा के द्वारा जनगणना कराई गई। 1500 बीसी में
मूसा के द्वारा इजराइल में क्या कराई गई, जनगणना कराई गई। दूसरी बात समझिएगा, एक बुक है, दूसरी बात समझिएगा, एक बुक है जिसका नाम है आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी। इस आइन ए अकबरी का जो लेखक है उसका नाम है अबुल फजल, उसका लेखक का नाम क्या है, अबुल फजल। तो इस आईने अकबरी में हमें राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था अच्छी करने के क्या मिले हैं, इसको करने के लिए जनगणना के हमें साक्ष्य मिले हैं। इस आईने अकबरी में कहा गया है कि राज्य में आर्थिक नियोजन और कराधान को सुदृढ़ करने के लिए, सुदृढ़ करने के साक्ष्य मिले हैं। सुदृढ़ करने के क्या मिले हैं साक्ष्य, तो आप बताएंगे सुदृढ़ करने के जो साक्ष्य हैं हमें इस आईने अकबरी नाम की किताब से मिले हैं। तो हमने ये जाना है कि भारत की जो जनगणना है उस जनगणना के अगर इतिहास की बात कर रहे हैं तो हमें जनगणना के बारे में इतनी जो पुरानी है वो जानकारी हमें मिल रही है। यहाँ तक कोई समस्या है नहीं, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे समझेंगे। आगे जानिएगा, आगे जानिएगा। आगे समझें। आगे जानिएगा, आगे समझेंगे। ये बताया गया कि 1800 BC में इंग्लैंड में जनगणना, इंग्लैंड में जनगणना की शुरुआत की गई। 1800 BC में इंग्लैंड में जनगणना की क्या कर दी गई है, शुरुआत कर दी गई है। दूसरी बात बताई गई कि अगर 1800 BC में इंग्लैंड में जनगणना की शुरुआत कर दी गई है तो 1800 के आसपास जो हम पर कब्जा है वो किसका रहा है, अंग्रेजों का रहा है। तो दूसरी बात ये बताई गई कि जो जेम्स प्रिंसेप है, क्या बताया गया कि जो ब्रिटेन के राजा हैं, ब्रिटेन के राजा हैं, उनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। इन जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया, इन जो जेम्स प्रिंसेप भाई साहब हैं इन्होंने क्या किया है तो बताएंगे। 1824 में इलाहाबाद में जनगणना कराई, 1824 में कहाँ जनगणना कराई है, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में क्या करा दी है, जनगणना कराई थी। 1800 के आसपास इन्होंने प्रयागराज में जनगणना कराई थी। दूसरी बात 1827 से लेकर 1828 में जो है वो बनारस में जनगणना कराई। तो जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया, इंग्लैंड में जो जनगणना के साक्ष्य मिलते हैं वो हमें 1800 ईस्वी के आसपास मिलते हैं और इंग्लैंड के जो राजा हैं उनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। इन जेम्स प्रिंसेप ने भारत में 1824 में क्या कराई है, जनगणना कराई है और 1827 से 1828 के आसपास कहाँ जनगणना करा दी है, तो भारत के बनारस शहर में इन्होंने। दूसरी बात क्या बताई गई, एक भारतीय शहर की
संपूर्ण जनगणना एक भारतीय शहर की संपूर्ण जनगणना पहली बार संपूर्ण जनगणना पहली बार 1830 में ढाका में कराई गई। 1830 में कहाँ कराई गई साहब? ढाका में कराई गई। और 1830 की जो जनगणना है वो किसने करी थी साहब? हेनरी वॉल्टर ने करी थी। ये 1830 की जो जनगणना है जो ढाका में हुई है, ये जनगणना किसने करी थी साहब? तो ये संपूर्ण शहर की जो जनगणना है वो हेनरी वॉल्टर के द्वारा कराई गई थी। और हेनरी वॉल्टर को क्या कहा जा रहा है साहब? तो भारतीय जनगणना का पिता कहा जा रहा है। किसे? हेनरी वॉल्टर को कहा जा रहा है। यहां के बाद आगे समझिएगा, आगे बताया गया कि भारत में दूसरी जनगणना, भारत में दूसरी जनगणना 1836 से 1837 में फोर्ट सेंट जॉर्ज द्वारा कराई गई। हमने जाना है कि 1800 के आसपास इंग्लैंड में जनगणना शुरू हो गई है। इंग्लैंड का हम पर शासन रहा है, तो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रिंसेप ने 1824 में इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में जनगणना कराई है। 1827 यानी कि 28 बनारस में जनगणना करा दी है। एक भारत के संपूर्ण शहर की पहली बार जनगणना 1830 में ढाका की कराई गई, जो पहले हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। इस जनगणना को किया हेनरी वॉल्टर ने, और हेनरी वॉल्टर को कहते हैं जनगणना का पिता। भारत की दूसरी जनगणना 1837 से 1836 में सेंट फोर्ट जॉर्ज के द्वारा कराई गई। यहां तक तो आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे समझिएगा, आगे बताया गया कि वर्ष 1849 से 1849 में भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों को पंचवर्षीय जनगणना कराने के आदेश जारी किए। तो हमने जाना कि 1849 में भारत सरकार ने, जो ब्रिटेन की सरकार चल रही है, उसने भारत की अन्य सरकार, जो छोटी सी सरकारें हैं, स्थानीय सरकारें हैं, इनको पंचवर्षीय जनगणना कराने के क्या दे दिए हैं? आदेश दे दिए हैं। यहां तक तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या बताई गई? दूसरी बात बताई गई कि विश्व में पहली बार जनगणना स्वीडन के द्वारा कराई गई। विश्व में जो पहली बार जनगणना है, आपसे कहेगा विश्व में पहली बार जनगणना किसके द्वारा कराई गई? तो विश्व में पहली बार जो जनगणना है वो स्वीडन के द्वारा कराई गई। और जो स्वीडन ने जनगणना कराई है, ये 1749 में जनगणना शुरू कर दी थी स्वीडन ने। जो स्वीडन आप देख रहे हैं, ये किस महाद्वीप में पड़ता है? जो स्वीडन है वो किस महाद्वीप में पड़ता है? तो आप बताएंगे यूरोप में पड़ता है। जो स्वीडन है, इस स्वीडन की जो राजधानी है वो क्या है? स्टॉकहोम है। जो स्वीडन है इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। और जो इसकी मुद्रा है वो क्या है साहब? तो इसकी जो मुद्रा है वो क्रोना है।
इसकी जो मुद्रा है वो क्या है साहब, तो आप बताएंगे स्वीडन है, इसकी मुद्रा क्या है साहब, क्रोना है। यहाँ तक तो आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और जो स्वीडन ने जनगणना कराई है, इस जनगणना को क्या कहा गया है, आधुनिक विश्व की प्रथम जनगणना। इसको क्या कहा गया है, आधुनिक विश्व की प्रथम जनगणना, इसको क्या कहा गया है, तो इस स्वीडन की जो 1749 जनगणना कराई गई है, इसको कहा गया है आधुनिक विश्व की प्रथम जनगणना। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे जानिएगा, आगे समझेंगे। आगे जानिए, आगे क्या बताया गया, ये कहा गया कि भारत में जनगणना की शुरुआत, भारत में आपसे कहेगा कि जो जनगणना की शुरुआत है उसके विषय में कहेगा। तो भारत में जो जनगणना है, भारत में जो जनगणना है, इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई है साहब, तो आपका आंसर रहेगा 1872। और जो दूसरा अच्छा सा आंसर होगा वो होगा 1881। तो पहली बात सुनिएगा, 1872 की जो जनगणना है, जनगणना ये गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के द्वारा कराई गई। लॉर्ड मेयो के द्वारा कराई गई। और इस जनगणना में जो जनगणना आयुक्त है वो किसी को नहीं बनाया गया। तो इस वाली जनगणना में जो जनगणना आयुक्त है, जनगणना आयुक्त किसी को नहीं बनाया गया। दूसरी बात बताई गई कि जो 1881 की जनगणना है, ये गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के द्वारा कराई गई। गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के द्वारा कराई गई। और इस लॉर्ड को, गवर्नर जनरल को कहा जाता है भारतीय स्थानीय स्वशासन भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसके कह रहे हैं साहब, तो आप बताएंगे कि भारतीय स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और इस लॉर्ड रिपन ने बताया कि 1881 में जो भारत की जनसंख्या है, जो भारत की जनसंख्या है वो कितनी है, तो भारत की जो जनसंख्या है वो 17.5 करोड़ है। जो भारत की जनसंख्या है वो कितनी है साहब, तो आप बताएंगे कि उस समय जो भारत की जनसंख्या थी वो 17.5 करोड़ थी। और ये जो जनगणना कराई गई है इसको कहा गया भारत की प्रथम दशकीय जनगणना। भारत की प्रथम दशकीय जनगणना किसे कहा गया साहब, तो भारत की प्रथम दशकीय जनगणना की जो शुरुआत है इस 1881 की जनगणना को कहा जाता है। दूसरी बात समझिएगा कि ये जो जनगणना आप देख रहे हैं, इस जनगणना में जो जनगणना आयुक्त हैं, जो जनगणना आयुक्त हैं, इसमें जो
जनगणना आयुक्त है वो किसे बनाया गया है, तो बनाया गया है WC पुलेडेन, इसको बनाया गया साहब। तो इसमें जो जनगणना आयुक्त है 81 में, वो किसको बनाया गया साहब, तो WC पुलेडेन को क्या बनाया गया है, जनगणना आयुक्त बनाया गया है। और जो 1881 की जनगणना है, जो 1881 की जनगणना है, इसे किस किस को छोड़कर बनाया गया, तो कश्मीर पुर्तगाली उपनिवेश, पुर्तगाली और फ्रांसीसी उपनिवेश को छोड़कर किया गया। ये जो जनगणना है, इस जनगणना को 1881 की जो जनगणना है, इसको कश्मीर, पुर्तगाल और जो फ्रांसीसी उपनिवेश हैं, इन सबको छोड़कर इस जनगणना को क्या किया गया है। तो आपसे कहेगा 1881 की जनगणना में इनमें से कौन शामिल नहीं था, तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाएंगे। आई होप यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं रही होगी। आगे जानेंगे, आगे क्या बताया गया, आगे बताया गया कि विश्व में पहली बार, आगे बताया गया कि विश्व में पहली बार दशकीय जनगणना, विश्व में पहली बार दशकीय जनगणना की जो शुरुआत है, विश्व में पहली बार दशकीय जनगणना की जो शुरुआत है वो किसने करी साहब, अमेरिका ने करी। विश्व में पहली बार जो दशकीय जनगणना की जो शुरुआत है वो किसने करी है साहब, तो अमेरिका ने करी है। और जो अमेरिका है इसने जनगणना की शुरुआत कब करी है, तो आप बताएंगे कि 1790 में इसने दशकीय जनगणना की शुरुआत करी। और जो अमेरिका आप देख रहे हैं, इस अमेरिका की जो राजधानी है वो है वॉशिंगटन DC। और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है साहब, तो इसकी मुद्रा है डॉलर। क्लियर बात है ना। और जो वॉशिंगटन DC देख रहे हैं, इसमें IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। IMF और वर्ल्ड बैंक का क्या है साहब, तो आप बताएंगे इस वॉशिंगटन DC में IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे जानिएगा, आगे समझेंगे। आगे जानिए, आगे जानना है जनगणना का क्रम। जनगणना का क्रम जानना है। तो हमें बताया गया कि जो प्रथम जनगणना है, जो प्रथम जनगणना है, ये जनगणना कहां से शुरू हुई है साहब, तो आप बताएंगे 1871 से इसको क्या किया गया है साहब, शुरू किया गया है। इस जनगणना को कब से शुरू किया गया है, आप बताएंगे 1872 से जनगणना की शुरुआत की गई है। दूसरी बात, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें 10-10 जोड़ते हुए चले जाना है। तो दूसरे नंबर पर कितना जोड़ेंगे, 1881 के बाद कब होगी, 1891 के बाद कब होगी, तो आप बताएंगे 1900 के बाद कब होगी साहब, 1911 1900 कब होगी साहब,
तो 1800 और यहाँ पर 10 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे साहब? 9 और 1 10, यहाँ पर होगा 1901। 1901 के बाद 1911, 1911 के बाद 1921, 1931, 1921 के बाद 1931, 1921 के बाद कितना साहब? तो आप बताएंगे 1931 के बाद 1941 के बाद 1951 के बाद 1961 के बाद 1971 के बाद 1981 के बाद 1991 के बाद 2001 के बाद 2011 के बाद 2021। तो हमें क्या बताया गया कि अब तक भारत में टोटल मारकर कितनी जनगणनाएं की जा चुकी हैं साहब? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो हमने ये जाना साहब कि भारत में टोटल जनगणना कितनी गई है साहब? तो 15 की गई है। भारत में जो टोटल जनगणना है वो कितनी की गई है साहब? तो 15 की गई है। दूसरी बात समझिएगा साहब, तो जो 1872 की जनगणना है इसको क्या कहा गया है साहब? तो इसको कहा गया है साहब कि भारत में जनगणना की शुरुआत, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई है साहब? तो आप बताएंगे 1872 से भारत में जनगणना की शुरुआत हो गई है। और जो 1881 की जनगणना है इसको क्या कहा गया है? भारत में दशकीय जनगणना शुरू। भारत में जो 10 वर्षीय जनगणना है वो कब से शुरू हो गई है साहब? तो आप बताएंगे कि भारत में जो दशकीय जनगणना है वो 1881 से शुरू हो गई है। और ये जो जनगणना है वो कश्मीर, पुर्तगाल, फ्रांसीसी उपनिवेशों को छोड़कर की गई है। ये जो जनगणना है वो पुर्तगाल, फ्रांसीसी उपनिवेश, इनको क्या नहीं किया गया है? तो इनको बिल्कुल भी शामिल नहीं किया गया है। 1981 की जो जनगणना है इसमें 91 की जो जनगणना है इसमें क्या किया गया है? तो 1991 की जनगणना में क्या किया गया है? तो 1991 की जनगणना में 100% कवरेज करने का प्रयास किया गया। 100% कवरेज करने का प्रयास किया गया। दूसरी बात बताई गई कि सर 1891 की जनगणना में क्या किया गया साहब? इसमें क्या किया गया साहब? कश्मीर के ऊपरी हिस्से, इसमें बताया गया कि कश्मीर, बर्मा के ऊपरी हिस्से, कश्मीर और बर्मा के ऊपरी हिस्से तथा सिक्किम को शामिल किया गया। तो हमें ये पता पड़ा है साहब कि जो 1881 की जनगणना है इसमें कश्मीर, पुर्तगाल और फ्रांसीसी को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन 1891 की जनगणना में 100% कवरेज देने का प्रयास किया गया। कश्मीर, बर्मा के ऊपरी हिस्से तथा सिक्किम को क्या कर लिया गया साहब? शामिल कर लिया गया। दूसरी बात समझिएगा, जो दूसरा है वो है 1901 की जनगणना। इस 1901 की जनगणना में क्या किया गया साहब?
तो इसमें बलूचिस्तान, राजपूताना, इधर लिख लेता हूं, इसको किधर लिख लूं, चलो ठीक है छोड़िएगा, इसको समझिएगा। 1921 की जनगणना को क्या कहा गया साहब, इसको कहा गया द ग्रेट डिवाइड, या द ग्रेट डिवाइड कहा गया, या क्या कहा गया, इसको कहा गया महान विभाजक वर्ष। इसको द ग्रेट डिवाइड कहा गया, या कहा गया भारत का महान विभाजक वर्ष कहा गया 1921 की जनगणना को। आगे समझिएगा, आगे है 1951 की, जबकि ये स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना है। 1947 में भारत आजाद हो गया और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कौन सी बन गई साहब, तो बताएंगे ये वाली बन गई। अब तक कितनी जनगणना हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। दूसरा बताया गया कि यही जनगणना क्या है साहब, स्वतंत्र भारत की, ये बताया गया कि यह भारत की 9वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की साहब पहली है और टोटल भारत की बात की जाए तो यह 9वीं जनगणना है। यहां तक कोई समस्या नहीं। आगे जाना, ये जो आप देख रहे हैं 1981, इसमें क्या किया गया साहब, तो इसमें 4 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को साक्षर कहा गया। साक्षरता की श्रेणी में रखा गया। इसमें 4 वर्ष से अधिक बच्चों को साक्षरता की श्रेणी में शामिल किया गया। इस 1991 की जनगणना में क्या किया गया साहब, तो इसमें 7 वर्ष के बच्चों को साक्षर माना गया। 7 वर्ष के बच्चों को क्या माना गया साहब, साक्षर माना गया। दूसरी बात, ये जो 2011 की जनगणना देख रहे हैं, इसमें क्या किया गया साहब, तो 2012 की जो जनगणना है वो स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, तो आप बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो बताया गया कि जो 2011 की जनगणना है वो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। जो 2011 की जनगणना है ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। और टोटल भारत की बात करें इसके सापेक्ष में, टोटल भारत की बात करें तो कौन सी है साहब, तो टोटल भारत की ये 15वीं जनगणना है। टोटल भारत की यह 15वीं जनगणना है। टोटल भारत की कौन सी जनगणना है, तो आप बताएंगे कि टोटल भारत की ये 15वीं जनगणना है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी, आप स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे।
आगे जानिएगा, आगे समझें। आगे जाइएगा, आगे समझिएगा। आगे है स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना किसको कहा गया साहब? 1951 की जनगणना को कहा गया। स्वतंत्र भारत की जो प्रथम जनगणना है वो किसे कहा गया साहब? तो 1951 की जनगणना को स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कहा गया। दूसरी बात कि इस 1951 की जनगणना के जो जनगणना आयुक्त हैं, जो जनगणना आयुक्त हैं वो कौन बनाए गए साहब? तो R.A. गोपाल स्वामी बनाए गए। ये कहा गया कि स्वतंत्र भारत की जो जनगणना है 1951 की, इसके जो जनगणना आयुक्त है वो कौन बनाए गए? तो R.A. गोपाल स्वामी को क्या बनाया गया? जनगणना आयुक्त बनाया गया। दूसरी बात क्या कह दी गई? ये कह दिया गया कि 1961 से जनगणना 1961 से जनगणना की रूपरेखा, जनगणना की रूपरेखा गृह मंत्रालय जारी करेगा। इकसठ से भारत की जो जनगणना है, इसकी जो रूपरेखा है वो अब होम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर के द्वारा क्या की जाएगी साहब? तय की जाएगी। दूसरी बात बताई गई कि जो जनसंख्या है, जो जनसंख्या है ये समवर्ती सूची का विषय होगा। समवर्ती सूची का विषय होगा। और जो जनगणना है, जो जनगणना है ये संघ सूची का विषय होगा। तो 1951 से ये कर दिया गया साहब कि अब जो जनगणना है वो समवर्ती संघ सूची का विषय होगा और जो जनसंख्या है वो समवर्ती सूची का विषय होगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। आगे समझे, आगे क्या बताया गया? ये कहा गया कि जो जनगणना है, आगे क्या बताया गया कि जो जनगणना है, जनगणना कराने का जो आधार होगा, जनगणना कराने का जो आधार होगा वो भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1948 से लिया जाएगा। जो जनगणना कराने का आधार होगा वो भारत शासन अधिनियम 1948 रहेगा। यहां तक कोई समस्या नहीं। दूसरी बात क्या बताई गई? दूसरी बात बताई गई कि भारत में जनगणना, भारत में जनगणना विभाग, भारत में, दूसरी बात बताई गई कि भारत में
जनगणना विभाग की स्थापना कर दी गई। भारत में जनगणना विभाग की स्थापना कब कर दी गई साहब? 1961 में भारत में जनगणना विभाग की स्थापना कर दी गई। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आप स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे पढ़ेंगे। आगे जानिएगा, आगे जानिए। आगे जानना है आपको वर्ष 2011 की जनगणना। आपको जानना है वर्ष 2011 की जनगणना। वर्ष 2011 की जनगणना को जानना है। समझिएगा इसमें क्या बताया गया? ये कहा गया कि जो वर्ष 2011 की जनगणना है ये भारत की 15वीं जनगणना है। भारत की 15वीं जनगणना है। दूसरी बात कही गई कि जो 2011 की जनगणना है ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ये कहा गया कि जो वर्ष 2011 की जनगणना है ये भारत की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। दूसरी बात क्या बताया गया कि जो 2011 की जनगणना है इसका जो शुभंकर है, इसका जो शुभंकर है वो है प्रगणक शिक्षिका। इसका जो शुभंकर है वो क्या है साहब? इसका शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका। और इसका जो आदर्श वाक्य है, इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है साहब? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य है। तो ये बताया गया कि जो हमारी जनगणना है उसका जो शुभंकर है वो प्रगणित शिक्षिका है और हमारी जनगणना का जो आदर्श वाक्य है वो हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। और 2011 की जनगणना के जो जनगणना आयुक्त हैं, जो जनगणना आयुक्त हैं ये कौन बनाए गए साहब? तो ये बनाए गए डॉक्टर सी चंद्रमौली। डॉक्टर सी चंद्रमौली क्या बनाए गए साहब? तो इस 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त बनाए गए डॉक्टर सी चंद्रमौली को बनाया गया। दूसरी बात कि जो 2011 की जनगणना है, जो 2011 की जनगणना है, इस 2011 की जो जनगणना है इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए? डॉक्टर विवेक परमेश्वर। जो 2011 की जनगणना है इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए डॉक्टर
विवेक परमेश्वर को इसका क्या बना दिया गया साहब, अध्यक्ष बना दिया गया। आगे जानेंगे, आगे क्या बताया गया, ये बताया गया कि जो डॉक्टर विवेक परमेश्वर है, या तो डॉक्टर विवेक परमेश्वर आएगा या इस जनगणना का जो अध्यक्ष है वो आएगा जयंत कुमार, जयंत कुमार आएगा। या तो विवेक परमेश्वर इसके अध्यक्ष आएंगे या इसके जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर जयंत कुमार आएंगे, क्योंकि डॉक्टर जयंत कुमार के बाद जो अगले अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर विवेक परमेश्वर थे। तो या तो जयंत कुमार आएगा या डॉक्टर विवेक, समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे जानिएगा, आगे बताया गया कि जो 2011 की जनगणना है, जो 2011 की जनगणना है, इसमें राज्य और केंद्र शासित, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनको मिलाकर ये संख्या जो है वो कितनी हो गई थी, 35 हो गई थी। तो 2011 की जनगणना में राज्य और केंद्र को मिलाकर ये संख्या कितनी हो गई थी, 35 हो गई थी। मैं इंक डाल लेता हूं मार्कर में। आगे समझिए, ये बताया गया कि जो राज्यों की संख्या है और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर कितनी हो गई थी, 35 हो गई थी। दूसरी बात ये बताई गई कि इसमें जो जिलों की संख्या है, 2011 की जनगणना में जो जिलों की संख्या है, 2011 की जनगणना में जो जिलों की संख्या है वो कितनी थी, 640 थी। दूसरी बात, जो नगरों की संख्या है, जो नगरों की संख्या है कितनी थी साहब, 7,936 थी। दूसरी बात क्या बताई गई कि जो ग्रामों की संख्या है, जो ग्रामों की संख्या है वो कितनी थी, 6.1 लाख थी। 6.41 लाख क्या थी साहब, ग्रामों की संख्या थी। दूसरी बात बताई गई कि इस जनगणना में जो कुल जनसंख्या है, 2011 की जनगणना में जो टोटल जनसंख्या है, जो टोटल जनसंख्या है वो कितनी थी साहब, तो इसमें थी 121.08 करोड़। जो टोटल जनसंख्या थी वो कितनी थी साहब, 121.08 करोड़ थी। यहां तक तो आपको कोई समस्या नहीं। इसमें केंद्र और राज्य को मिलाकर संख्या 35 थी, जिलों की संख्या 640 थी, नगरों की संख्या 7,936 थी और ग्रामों की संख्या 6.41 लाख थी। टोटल अगर जनसंख्या की बात की जाए तो टोटल जो जनसंख्या है वो 121.08 थी। यहां तक कोई समस्या हो तो बताएं। दूसरी बात क्या बताई गई, दूसरी बात कही गई कि जो दशकीय वृद्धि है, जो दशकीय वृद्धि है वो 18.18% थी। जो दशकीय वृद्धि है वो 18.18% थी, परसेंट नहीं, जो दशकीय वृद्धि है वो 18.18 करोड़ थी। और परसेंटेज की बात करें तो 17.17%। आगे जानिएगा, आगे समझिएगा, आगे क्या बताया गया, आगे जानिएगा। आगे बताया गया कि भारत में जो 2011 की जनगणना हुई है,
भारत में जो 2011 की जनगणना हुई है, इस जनगणना में जो नगरीय जनसंख्या है, इसमें जो नगरीय जनसंख्या है वो कितनी है साहब? तो जो नगरीय जनसंख्या है वो 31.3% है। दूसरी बात, भारत में 2011 की जनगणना में जो ग्रामीण जनसंख्या है, जो ग्रामीण जनसंख्या है ये कितनी है? 68.9% है। भारत में जो नगरीय जनसंख्या है वो 31.3% है और भारत में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 68.9% है। दूसरी बात क्या बताई गई? ये कहा गया कि जो भारत है, इस भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 पर 1000 पुरुष हैं। ये मेल हैं और ये फीमेल हैं, यानी कि महिलाओं की संख्या अगर 1000 में बात करें, 1000 पुरुष और 1000 महिलाएं, तो 1000 पुरुषों पर केवल 943 क्या है साहब? फीमेल्स हैं। दूसरी बात बताई गई कि भारत में जनसंख्या घनत्व, भारत में जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है साहब? भारत में जनसंख्या का घनत्व है। दूसरी बात बताई गई कि भारत में जो साक्षरता है, साक्षरता दर है, जो साक्षरता दर है वो कितनी है साहब? तो भारत में जो साक्षरता दर है वो 73% है। भारत में जो साक्षरता दर है वो 73% है और 73% में ये बताया गया कि मेल कितने पढ़े लिखे हैं और फीमेल कितनी पढ़े लिखी हैं। तो जो मेल हैं वो 80.9% पढ़े लिखे हैं और जो फीमेल हैं वो 61.6% पढ़े लिखे हैं। तो ये कहा गया कि भारत की जनगणना में जो नगरीय जनसंख्या है वो इतनी है, जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 68.9 है, जो महिलाओं का लिंगानुपात है वो 943 प्रति 1000 पुरुष है। भारत में जो जनसंख्या का घनत्व है वो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। भारत की जो साक्षरता दर है 2011 की अकॉर्डिंग वो 73% है, जिसमें से मेल 80.9% क्या है साहब? साक्षर हैं और जो फीमेल है वो 61.6% के आसपास क्या है साहब? साक्षर हैं। यहाँ तक तो कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात बताई गई इस जनगणना में दूसरी बात बताई गई कि अगर हम क्षेत्रफल की बात करें और क्षेत्रफल में कहें कि कौन सा राज्य ज्यादा क्षेत्रफल रखता है, तो हमारे पास आंसर रहेगा कि सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के पास है और सबसे कम क्षेत्रफल रखता है गोवा। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रखता है राजस्थान और सबसे कम क्षेत्रफल रखता है गोवा। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में ये बताया गया कि सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल रखता है उसका नाम है लक्षद्वीप, जो ज्यादा रखता है उसका नाम है अंडमान निकोबार, और सबसे जो कम रखता है उसका नाम है लक्षद्वीप। जो कम क्षेत्रफल रखता है उसका नाम क्या है साहब? तो आप बताएंगे कि उसका नाम है लक्षद्वीप। आई होप यहां तक तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। आगे जानिएगा, आगे क्या बताया गया कि अगर ये कहा जाए कि अगर जनसंख्या की बात कर लें,
तो जो राज्य की बात करेंगे तो राज्य में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है, राज्य में सबसे जो ज्यादा जनसंख्या है वो कहां रह रही है? उत्तर प्रदेश में रह रही है, उत्तर प्रदेश में रह रही है। और राज्य में सबसे कम जो जनसंख्या है वो कहां रह रही है? तो आप बताएंगे कि सबसे कम जो जनसंख्या है वो सिक्किम में रह रही है। दूसरी बात, अगर हम जिलों की बात कर दें, जनसंख्या में ही जिले, तो जिलों में हम ये कहेंगे कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो थाने में रह रही है। और थाने कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। सबसे कम जो जनसंख्या है वो दिबांग घाटी में रह रही है। और जो दिबांग घाटी है वो अरुणाचल प्रदेश में है। वो कहाँ है साहब? तो अरुणाचल प्रदेश में है। हमने जाना कि 2011 की जनसंख्या में अगर क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान रख रहा है। उसके बाद सबसे कम क्षेत्रफल जो है वो कौन रख रहा है साहब? तो सबसे कम क्षेत्रफल रख रहा है साहब गोवा। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल अंडमान निकोबार रख रहा है और सबसे कम क्षेत्रफल रख रहा है लक्षद्वीप। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रख रहा है साहब कौन? तो जनसंख्या में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रख रहा है उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या सबसे कम किसके साथ? तो सिक्किम की। जिले की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जिले किसमें है? तो ठाणे में है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। और सबसे ज्यादा कम जो जनसंख्या वो किसमें है साहब? तो दिबांग घाटी में है। किसमें साहब? दिबांग घाटी में है। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। आप स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं पीछे होता हूं। आगे समझिएगा। आगे जानिएगा। आगे जानिएगा। आगे क्या बताया गया? आगे ये कहा गया कि अगर हम लिंगानुपात की बात करें, और लिंगानुपात में हमने ये देख रखा है 2011 में कि जो भारत है, भारत का लिंगानुपात 943 पर 1000 फीमेल है। ये मेल है और 943 क्या है? फीमेल है। इतना लिंगानुपात है। अगर हम बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसके पास है? भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पर है साहब? तो आप बताएंगे माहे में है। माहे कहां पड़ता है साहब? तो आप बताएंगे पांडुचेरी में पड़ता है। कहां पड़ता है साहब? तो माहे पड़ता है पांडुचेरी में। और माहे का जो लिंगानुपात है वो 1164 महिलाएं हैं पर 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर। माहे में जो सबसे ज्यादा लिंगानुपात है 1164, यानी कि 1164 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। अगर हम सबसे कम लिंगानुपात की बात करेंगे तो सबसे कम लिंगानुपात जो है वो किसका है साहब? दमन का है। किसका है? दमन का है। दमन का है 533 पर 1000 मेल और फीमेल। तो हमने जाना है कि भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात माहे का है और माहे का लिंगानुपात 1164 है पर 1000 पुरुष। और सबसे कम है दमन का 533 पर 1000 पुरुष है। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। आगे समझिएगा। आगे क्या बताया गया? आगे बताया गया कि अगर हम साक्षरता की बात कर रहे हैं, अगर हम साक्षरता की बात करें तो साक्षरता में हमें पता पड़ा है कि जो भारत की साक्षरता है और वो भी 2011 को वो कितनी है साहब? 73% लोग क्या है साहब? साक्षर। दूसरी बात जानी है कि जो साक्षरता है, इस साक्षरता में सबसे ज्यादा कहां की साक्षरता है? तो आप बताएंगे सबसे ज्यादा साक्षरता है केरल की। सबसे कम साक्षरता किसके साथ? तो सबसे कम साक्षरता है बिहार की। ये बताया गया
कि अगर साक्षरता की बात करें तो सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है साहब? केरल में है। और सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है साहब? तो बिहार में है। दूसरी बात कही गई साक्षरता में कि अगर साक्षरता की बात करें राज्यों में, राज्य में बात करी तो जो केरल है वो सबसे ज्यादा साक्षरता रख रहा है और केरल की जो साक्षरता है वो 94% है। दूसरी बात बताई कि सबसे कम साक्षरता जो है वो किसकी है? तो आपको पता है बिहार की है। और बिहार की जो साक्षरता है वो कितनी है साहब? तो आप बताएंगे 61.84% है। कितनी है? 61.84% है। दूसरी बात क्या बताई गई? दूसरी बात ये कही गई कि अगर हम यूटी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की, तो सबसे ज्यादा जो साक्षर है वो किसका है? लक्षद्वीप का है। और सबसे जो कम साक्षर है वो दादर नागर हवेली है। सबसे जो कम साक्षर है वो कौन है साहब? तो आप बताएंगे वो दादर नागर हवेली है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे जानेंगे। आगे जानिएगा। आगे क्या बताया गया कि अगर बात करें जनसंख्या घनत्व की, अगर बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो ये जाना गया कि सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है, सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो किसका है साहब? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है साहब? तो अरुणाचल प्रदेश का है। अगर हम यूटी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो अंडमान निकोबार का है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या है साहब? सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। दूसरी बात क्या बताएगी? अगर हम ये कहें कि भारत में जो हिंदू हैं, हिंदुओं का जनसंख्या घनत्व कितना है साहब? 7.8% है। जो मुस्लिम हैं, इन मुस्लिमों का जनसंख्या घनत्व कितना है? 14.2% है। जो ईसाई हैं, इन सबका जनसंख्या घनत्व कितना है? 2% है, 2.3% है। जो सिख हैं, इन सिखों का जनसंख्या घनत्व कितना है साहब? 1.7% है। जो बौद्ध है, बौद्धों का जनसंख्या घनत्व कितना है साहब? तो 0.60% है। जो जैन है, इन जैनों का जनसंख्या घनत्व कितना है? 0.4% है। यहां तक तो कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या बताई गई? दूसरी बात ये कही गई कि अगर हम ये कहें कि किस राज्य में स्त्री और पुरुष की साक्षरता में, स्त्री और पुरुष की साक्षरता में सर्वाधिक अंतर है, तो आप बताएंगे राजस्थान। कहां के राज्यों में स्त्री और पुरुष की जो साक्षरता है वो सबसे ज्यादा अंतर की है? तो उसका आंसर है साहब राजस्थान। कैसे आंसर है?
तो उसमें ये बताया गया कि जो मेल है ये 79.2% पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो फीमेल है वो केवल 52.1% पढ़ी लिखी हैं। तो ये जो अंतर निकल के आ रहा है वो 27.1% के आसपास आ रहा है। तो सबसे ज्यादा महिला और पुरुष में जो अंतर देखने को मिला है साहब, वो कहाँ मिला है साहब? तो आप बताएंगे कि सर्वाधिक जो अंतर है वो राजस्थान का है। यहां तक तो कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या कही गई? ये कहा गया कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो है केरल। केरल के बाद आता है मिजोरम। केरल की जो साक्षरता है वो 94% है और मिजोरम की जो साक्षरता है वो 91% है। तो सबसे ज्यादा साक्षरता केरल की है और उसके बाद किसकी है साहब? तो आप बताएंगे मिजोरम की है। अगर हम कहें कि न्यूनतम साक्षरता किसकी है साहब? तो आप बताएंगे कि न्यूनतम साक्षरता है वो किसकी है साहब? तो आप कहेंगे कि बिहार की है और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की है। बिहार की जो साक्षरता है वो 64.8 है और जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी जो साक्षरता है वो 65.9 है, 65.9 है। तो ये क्या है साहब? साक्षरता सबसे ज्यादा केरल के बाद मिजोरम और सबसे कम बिहार के बाद दूसरे पर कौन है साहब? तो बिहार के बाद है अरुणाचल प्रदेश। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे जानिएगा। आगे क्या कहा गया? ये कहा गया कि जो भारत है, भारत में पुरुष साक्षरता, भारत में जो पुरुषों की साक्षरता है वो किस राज्य में ज्यादा है? तो बताया गया कि भारत में जो पुरुषों की साक्षरता है वो केरल में सबसे ज्यादा है और केरल के बाद किसमें है? तो अभी आपने जाना है कि मिजोरम है। भारत में तो ये कहा गया कि जो सबसे कम है, सबसे कम पुरुष साक्षरता किसके साथ? बिहार की है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की है। तो सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर केरल और मिजोरम के हैं, सबसे कम पुरुष साक्षर बिहार और अरुणाचल प्रदेश के हैं। अगर इसमें ही हम ये कह दें कि भारत में महिला साक्षरता, भारत में महिला साक्षरता किसकी है? तो आपका आंसर क्या रहेगा साहब? कि भारत में जो महिलाएं साक्षर हैं वो केरल में सबसे ज्यादा हैं और उसके बाद मिजोरम में है। इसमें अगर सबसे कम में बात करें तो सबसे कम जो महिला साक्षर हैं वो बिहार की हैं और दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश है। दूसरे पर क्या है साहब? तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश है। दूसरी बात क्या बताएगी? ये कहा गया कि भारत में एससी की सर्वाधिक जो संख्या है वो कहां पर है साहब?
उत्तर प्रदेश में है। एससी की संख्या कहां पर है साहब? उत्तर प्रदेश में। कितनी है साहब? 20.1 करोड़ है। कितनी है साहब? 20.1 करोड़ है। दूसरी बात बताइए कि ये कहा गया कि सर्वाधिक एससी का प्रतिशत किस राज्य में है? एससी का प्रतिशत किस राज्य में है? तो आपका आंसर आएगा कि सर्वाधिक एससी का जो प्रतिशत है वो पंजाब में है। दूसरी बात क्या कही गई? ये कहा गया कि 2011 के अकॉर्डिंग 11 के अनुसार सर्वाधिक जो एसटी है इसका कितना परसेंटेज है? तो 10 करोड़ एसटी है। और सबसे ज्यादा जो एसटी है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। लेकिन सबसे ज्यादा एसटी किस यूटी में है साहब? एसटी तो सबसे ज्यादा जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे ज्यादा एसटी किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आप बताएंगे लक्षद्वीप में है। क्लियर बात है? यहां तक तो आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या बताई गई? दूसरी बात बताई गई कि जो विश्व जनसंख्या दिवस है, जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है साहब? तो विश्व जनसंख्या जो दिवस है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। दूसरी बात क्या बताई गई? दूसरी बात कही गई कि नई जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? नई जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? 15 फरवरी सन 2000 को क्या कर दी गई साहब? नई जनसंख्या नीति की घोषणा कर दी गई। आप स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको जो जनसंख्या है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको ये कक्षाएं अच्छी लग रही हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आपके सहयोग से ही जो हम हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। थैंक यू।